हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेग स्थिरांक और वेग नियम को। ठीक है। तो जैसे पता है आपको, केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, और इसमें कई लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। और अगर पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हो चैनल में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहां से आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों वेग नियम, वेग नियम तथा वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। ठीक है। अब वेग नियम वेग स्थिरांक मतलब क्या है? इसको वेग नियम मतलब रेट लॉ, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं सर? रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट बोलते हैं भाई। ठीक है। तो क्या है ये वेग नियम? ठीक है। अभी जो लास्ट क्लास आपने पढ़ी थी उसपे भी आपने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चीज पढ़ा था, है ना। हम उसमें भी तो रिएक्शन का रेट, दर स्थिरांक दर निकाले थे रिएक्शन की, है ना। लेकिन क्या उसको हमने क्यों नहीं कहा वेग स्थिरांक और वेग नियम? हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैंने आपको शायद अगर याद हो, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ठीक है। तो वो गलतियों को करेक्शन करने के बाद ही जो निकल के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर रेट लॉ बोलते हैं, वेग नियम बोलते हैं। ठीक है। चलो जी, अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। ए प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है। ये एक अभिक्रिया है। तो अगर मैं लगाऊं पुराना वाले नियम, क्या मास एक्शन नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, या गुलबर्ग और वागे का नियम, तो उसके अनुसार इसका जो रेट होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब गुलबर्ग और वागे का नियम कह लीजिए। ठीक है। तो जो रेट है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के, है ना, दर स्थिरांक, और कंसेंट्रेशन ए ऑफ ए, जिसको आप क्या कह सकते हो यहां पर? एक्टिव मास भी बोल सकते हो ना। और दूसरा क्या? कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो भाई इसके अनुसार तो इसका रेट ये होना चाहिए इस रिएक्शन का, है ना। सही बात है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हमें जब ये हमारे पास था ऑलरेडी एक रेट लॉ, तो हमने दोबारा से रेट लॉ क्यों लिखा? तो मैं बताता हूं, इनकी इसमें कुछ गलतियां हैं। गलतियां इनके से बच्चों ये हैं, ये लोग कहते हैं, ठीक है, इनके अनुसार जितने भी यहाँ पर अभिकारक हैं उन सब की सांद्रता पर रेट नियम क्या करता है? वेग नियम क्या करता है? डिपेंड करता है, मतलब उसके समानुपाती होता है, उन सब पे निर्भर करता है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है जो अभी लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, हम ये नहीं कहते, हम नहीं कहते कि सब पे डिपेंड करता है। सब पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ पे करता है और कुछ पे नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे, इसी को दोबारा देखो, यहां ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में आपको बार बार रेट इक्वेशन ही पढ़नी है, रेट लॉ पढ़ना है। ठीक है। तो क्या है, देखो ध्यान से समझो बात को। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक रिएक्शन है, ए प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट पी। तो हम ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि रेट जो है रिएक्शन का जो दर है वो इन सब की सब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे। हो सकता है इसकी करता हो, इसकी ना करता हो, है ना। या हो सकता है यहाँ पे टू बी लिखा है ना, लेकिन एक ही बी पे निर्भर करता हो, दूसरे वाले बी पर ना करता हो। तो क्या मतलब है इस बात का? कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक्चुअली में बच्चों ये जो है ना ये वेग नियम, इसको बच्चों एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, प्रयोगात्मक है ये। कैसा है? ये प्रयोगात्मक है। ध्यान से सुनना, कभी भी आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का वेग नियम क्या है। क्यों? क्योंकि वो चीज एक्सपेरिमेंटली है। जब तक आप लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि इसका वेग नियम क्या होगा भाई। आ रही बात समझ में? तो बताइए, कोई फायदा हुआ इसका? नहीं। आप इसको नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ेंगे। तो आप तो बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, तो आपको कुछ ही रिएक्शन, वैसे तो आपको ज्यादा कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि आपको एक रिएक्शन दी होगी और उससे कहा होगा कि भाई इसका वेग नियम लिखो। नहीं लिखा होगा, ऐसा कभी नहीं कहेगा आपसे। ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है। क्योंकि उसको भी पता है ये डेटा क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। और जो चीजें
प्रयोगात्मक है उसको तो प्रयोग करके निकालोगे ना लैब के अंदर, है नहीं। तो देखो अब कैसे प्रयोगात्मक है मैं बताता हूं आपको। जैसे हमें इसका रेट निकालना है भाई, हमें पता है, ठीक है, हमने प्रपोर्शनल मतलब वही समानुपाती करा, फिर उसको हटा के के लिख दिया, है ना, दर स्थिरांक जिसे बोलते हो। तो अब इसमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी नहीं करता है, या कैसे, जैसे ये करता है, या हो सकता है ऐसा ही हो जाए, दो इसकी पावर 2 पे डिपेंड करता हो, या हो सकता है इसकी पावर 2 पे नहीं 1 पे डिपेंड करता हो, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इसकी पावर पे डिपेंड ही ना करता हो, है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसकी पावर पे क्या हो, 1 हो, और इसकी पावर पे कितना डिपेंड करता हो, आधा ही करता हो। देख रहे हो। तो रेट नियम जो है, सॉरी वेग नियम जो है ना, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी और ऑप्शन भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही पावर में भी आधा ही डिपेंड करता हो, ठीक है। अब कहोगे हमें कैसे पता चला, हमें बच्चों एक्सपेरिमेंटली पता चला। कैसे एक्सपेरिमेंट पता चला, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे हम देखना चाह रहे हैं कि भाई, कि इसको हटाओ, हम देखना चाह रहे हैं कि जो अभिक्रिया की दर है क्या वो एक ही सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, समानुपाती है, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ाऊंगा जैसे जैसे उतनी ही स्पीड से क्या रेट भी बढ़ेगा, दर भी बढ़ेगा। मतलब कैसे, देखो यहां हमने क्या करा, जो एक ही सांद्रता है ना बच्चों, एक ही सांद्रता को हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, दोगुना कर दिया। अब हमने देखा कि जैसे हम इसकी सांद्रता को दुगना करते हैं रिएक्शन के अंदर, तो क्या इसका दर कैसे दर क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर है क्या वो भी दुगनी हो जाती है ना। जैसे इसको आपने डबल करा तो क्या रेट भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा क्या। तो अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे क्या, हाँ भाई ये क्या है, एक ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ऐसे करके हम क्या देखेंगे, बी का भी बढ़ा लेंगे, हम कहेंगे भाई बी की पावर, जैसे हमने इसको आज क्या करा 1.5 टाइम कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ रहा है ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके चेक करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन को इतना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा, तो उसके हिसाब से फिर यहां हम गणित का समीकरण निकालेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। हालांकि वो आपको निकालना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं उस पर, है ना, क्योंकि आपको पूछेगा ही नहीं हो क्वेश्चन, आपसे निकालो नहीं कहेगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे इसको निकाला जाता है। अब जो चीज एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, आप उसको ऐसे देख के नहीं कर सकते हो। क्या कहते हो बताओ, बोलो जी, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का, अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी खाली समझना है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, देखो ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, क्या है एग्जाम्पल देखो, 2NO2 plus F2 gives twice NO2F। ये एक अभिक्रिया है मेरे पास, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई इसका रेट लिखो, इसका वेग नियम लिखो। क्या लिखो, इसका वेग नियम, रेट लॉ। तो वेग नियम क्या आ जाएगा, इसका जो रेट लॉ है, तो इसका रिएक्शन का हम कहेंगे जी रेट जो है वो इक्वल टू है के रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक। और पुराने अगर हिसाब से लिखूं, आपके हिसाब जो आपने पहले पढ़ा उसके हिसाब से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की सांद्रता की पावर कितना हो जाएगा 2, और F2 की कितनी हो जाएगा बच्चों 1। तो आपके हिसाब से अभी तक का ये आना चाहिए, है ना। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये गुलबर्ग और वागे या द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आई बात समझ में। लेकिन क्या ये सच हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको भी क्या समझाया, हो सकता है कि डायरेक्टली इसके 2 की घात के बराबर हो या इसके 1 के बराबर हो, है ना। मतलब क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे इतना कितने टाइम्स बढ़ रहा है मतलब, है ना। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है फिर ये क्या हो, ऐसा हो जाए, रेट इक्वल्स टू के NO2 की पावर 1 और F2 की पावर भी 1। मतलब जो 2 है तो ये दोनों की 2 मोल लिखे हैं, तो दोनों मोल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, एक ही पे करता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ये देखो, तो ये इसका क्या है, असली में जो इसका वेग नियम है ना बच्चों, वो ये है। ये कैसे निकाला गया है, प्रयोगात्मक निकाला गया है। कैसा है ये, एक्सपेरिमेंटली है। समझ में आई बात, नहीं आई, एक्सपेरिमेंटली है। बोलो यार, समझ में आया,
ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाऊं मैं आपको ऐसा ही, इसको हटा दूं, इसको नोट करो, इसको नोट करो बच्चों, काम का है आपका, ठीक है, कर लिया होगा आई थिंक। देखो तो मैं आपको, देखिए एक रिएक्शन है मेरे पास 2N2O5, 2N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 2 और 3 हो रहे हैं ना, ठीक है, देख लो समझ में आया। तो ये हमारे पास एक अभिक्रिया दे रखी है, हमको कह रहा है कि इसका रेट लिखो, इसका वेग नियम लिखो। तो आपको लग रहा है अच्छा वेग नियम, ऐसा करो यहाँ तो एक ही इसको हटाओ, तो हो सकता है ये क्या हो जाए, N2O5 हो जाए, थ्योरेटिकली तो ऐसे ही आ जाएगा, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। लेकिन जो प्रयोगात्मक डाटा है, जो प्रयोगात्मक डाटा तुम्हारे पास है, वो क्या कहता है, वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता नहीं नहीं, इसकी घात 2 पे डिपेंड नहीं करता, एक ही पे करता है। ये कैसे पता चला, ये तो प्रयोगात्मक है ना, एक्सपेरिमेंटली आपने निकाला है इसको, आ रहा है बात समझ में। तो ये गड़बड़ है भाई इसमें, इसलिए हमें वेग नियम को दोबारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो आपने पहले सीखा उससे आप किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग को नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो भाई, हालांकि आपको पहले से ही पता है, अगर आप ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पहले से ही बात पता है, देखो फिर भी समझाता हूं। सपोज ये जो हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B गिव्स प्रोडक्ट P, 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप, एक A जो है B से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, AB, क्या बनाता है, AB, और फिर वो जो AB है वो फिर दूसरे वाले B के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, P, फाइनल प्रोडक्ट जैसे आप कह रहे हो ये बनाता है। अब एक अभिक्रिया, यहां पर जो रिएक्शन लिखी जाएगी अभिक्रिया, वो तो क्या है, ओवरऑल होगी ना, वो तो टोटल अभिक्रिया है, लेकिन हो सकता है वो 2 स्टेप में हो, अंदर अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए 2 स्टेप में हो रही है। 2 स्टेप में भी क्या हो रही है, एक स्टेप इसका स्लो है, क्या है, स्लो बोले तो मंद, और दूसरा वाला स्टेप क्या है इसका, फास्ट मतलब तीव्र। तीव्र कैसे लिखते हैं देख लेना यार, ठीक है। तो ये है मामला। अब आप मुझे बताइए, जैसे सपोज, ध्यान से सुनेगा, काम कीजिए, बता रहा हूं, कोई रिएक्शन है, आप हो, सपोज रिएक्शन छोड़ो उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आप खुद को देखो। आप हो, आपसे मैंने कहा कि आप ऐसा करो, बाजार जाओ, घूम के आओ, चीज खा के आओ, ठीक है, मैंने आपको 500 रुपए दिया, आपसे कहा आप ऐसा करो, कुछ खा के आ जाओ, आराम से घूम फिर के आओ, ठीक हो गया। अब मतलब यार मैंने कहा कुछ खाने का सामान ले आओ, चलो ठीक है, मैंने सपोज आपसे कहा कि ऐसा करो मैगी ले आओ, ठीक है, 2 मिनट में बना देंगे मैगी, आपको पता ही है बचपन से, ठीक है, वही खा रहे हो तुम लोग आजकल, वही खा के बड़े हो रहे हैं सारे बच्चे। तो मैंने आपसे कहा कि मैगी ले आओ, अब आप क्या करोगे बताओ, आप जाओगे, आपको सही, आपको भी भूख लगी थी, आपने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पैदल पैदल ऐसे दौड़ दौड़ के गए, आपके पास पे कोई शॉप थी, आप 5 मिनट में जाके वहां से वापस आ गए, ठीक है, कितने मिनट में आए, ध्यान से सुनना कहानी, 5 मिनट्स। आपको कितना टाइम लगा बच्चों, अकेले जब आप गए कितने लगे, 5 मिनट्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपका घर में कोई छोटा भाई छोटी बहन है जो कि अभी चलना सीख रही है या छोटी है अभी, जो आपके बराबर नहीं दौड़ सकती है, चल सकती है, ठीक है, मैंने कहा काम करो भाई, इसको भी ले जाओ, इस बच्चे को भी ले जाओ, ठीक है, अपनी बहन को ले जाओ, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है घर में, इसको भी ले जाओ। अब आप मुझे बताइए, क्या आप पहले की तरह 5 मिनट में भाग के आ जाओगे, नहीं आ पाओगे, क्यों, क्योंकि अब जो आपके साथ आपकी छोटी बहन है ना, वो तो हल्के चल रही ना, वो तो आपके बराबर नहीं भाग सकती। तो क्या हुआ समझ में आया आपको, आपने देखा एक चीज नोटिस करी, जब आप अकेले गए, रिएक्शन एक स्टेप की थी, तो पूरी रिएक्शन का जो रेट था, समय था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आप पे डिपेंड कर रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था बताओ, आप गए भाग के जाके ले आए, 5 मिनट में आ गए आप। लेकिन जब उसी रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में कर दिया, आपके साथ साथ आपकी बहन को भी भेज दिया, तो किस पे डिपेंड करा, अब 5 नहीं आप 10 मिनट में आए, क्यों आए 10 मिनट पता है, क्योंकि आपकी जो छोटी भाई या छोटी बहन ना, वो 10 मिनट लगाती है वहां से यहाँ आने में, है ना। तो जब वो 10 मिनट लगाते तो ऑब्वियस आप उसको छोड़ के तो आओगे नहीं भाई, क्योंकि मम्मी तो मार देगी घर में आके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको भी लेके आना है। तो अब आप चाहे 5 मिनट में जाओ, चाहे अकेले 2 मिनट में जाके ले आओ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जब तक आपका छोटा भाई या छोटी बहन नहीं वापस आएगी आपके साथ, तब तक आप नहीं आओगे वापस। तो अभी जो काम आप 5 मिनट में कर सकते थे एक स्टेप की रिएक्शन में, आप 2 स्टेप जब हो रहे हैं, तो कितने मिनट में हो गया, 10 मिनट में। कैसे पता चला 10 मिनट में, क्योंकि आपकी छोटी बहन 10 मिनट लगा रही है, हो सकता है आपकी छोटी बहन 6 मिनट लगाए, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी 6 मिनट ही आ जाएगा, क्योंकि आप भी 6 मिनट में वापस आ जाओगे,
आप तो 5 मिनट में आ सकते हो ना। तो आपको एक चीज दिखाई पड़ रही है कि जो रिएक्शन का जो रेट होता है ना, अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? मंद वाले स्टेप पे डिपेंड करती है, फास्ट वाले स्टेप पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपकी रिएक्शन, जैसे आपकी स्पीड पे अब मैगी का आना लाना डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? छोटी बहन की या छोटे भाई की स्पीड में करता है। आई बात समझ में? तो आपने देखा कि सर मंद वाला स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं, पूरी अभिक्रिया का जो रेट है, दर है, वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए? ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे? कहोगे सर ऊपर वाले में करो। तो इस रिएक्शन को ही देख लो, इधर आओ। आपको अभी तक तो लग रहा था क्या कि सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी की पावर 2 लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा है हुआ नहीं हुआ। कैसा हुआ? आपने कहा कि सर ये 2 स्टेप में है और जब मंद है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपकी थोड़ा मानसिकता का विकास हो गया होगा। अब आपको लगने लग गया हो कि सर ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, किससे करेगा? ऐसे करेगा, क्योंकि जो मंद अभिक्रिया है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड कर रही है? जो मंद वाला स्टेप है, तो उसी पे लिखेंगे ना फिर। तो दूसरे वाले में क्यों लिखूं मैं? तो ये तो मेरा गलत हो गया ना, और ये मेरा राइट हो गया। आई बात समझ में? इसको नोट नहीं करना है, चाहो तो आप कहीं रफ में कहीं साइड में अपने के नोट कर सकते हो, रिएक्ट इसमें नोट नहीं करना है। आई बात समझ में? बोलो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, ये किसी रिएक्शन की शक्ल देख के आप इसको नहीं बता पाओगे जी। बोलो ठीक है, हटा दूं इसको। तो अब क्या करा जाए फिर इसका? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने पुराने वाले नियम में कुछ बदलाव कर लेते हैं। तो कैसे बदलाव करते हैं? जैसे लेट अस कंसीडर, जनरली एक रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है? रिएक्शन है ए बी सी प्रोडक्ट बी। तो आपको पता है कि सर अगर मैं इसमें मास एक्शन लो लगाता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? पहले ए बी सी यहां पर क्या है? अभिकारक है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाले क्या है यहाँ पर? स्टेचोमेट्रिक नियतांक है, ठीक है? वो मैं आपको बता दिया था पहले, जो 2 3 4 ने लिखा होता है ऐसे, वही है। तो बताओ क्या होगा? तो आपको अब आप कहोगे सर मेरे पास तो 2 तरीके हैं इसको लिखने के, या तो मैं लिख दूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, ऐसा लिख दूं या तो मैं। सही बात है? या फिर क्या हो सकता है? अच्छा आप मुझे खुद बताओ, ये सही है गलत? कहोगे सर मुझे नहीं पता, ये सही हो भी सकता है और ये गलत भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होता है, इतने लंबे सब में डिपेंड नहीं करता, ठीक है? लेकिन हमेशा ही नहीं होता, सही भी हो सकता है, कभी कुछ केसेस में सही भी हो सकता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको करके, डोंट वरी। तो क्या हो जाएगा बताइए? या फिर आप कहोगे सर ऐसे लिखता हूं मैं, ए की पावर पी, ठीक है, और बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। आप मुझे बताएंगे कौन सा वाला सही है? यस, विच वन इज करेक्ट? दिस वन और दिस वन? कहोगे सर ये गलत है और ये सही है। सही बात है। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था ना आपको अभी, जो ये लिखे हैं जरूरी नहीं कि इन सब पे डिपेंड करता हूं। कैसे डिपेंड कर सकता है? ऐसे कर सकता है, पी की वैल्यू हो सकता है 2 3 लिखा हो, लेकिन यहाँ पे 1 ही आ रहा हो, है ना? समझ में आई बात नहीं आई? तो कभी भी आपसे पूछेगा कौन सा वाला सही है, कहोगे जी सर ये सही है। कहेगा पी क्यू आर की वैल्यू कहां से पता चली? कहना अभी हमें पता नहीं है, हम एक्सपेरिमेंटली करके निकालेंगे तो रख देंगे वहां पर वैल्यूज। ऐसे डायरेक्ट इसको तो रख नहीं सकते ना, जैसे ऊपर रख दिया आपने। बोलो यार, ठीक है? ओके। तो आपका क्या कहोगे कि सर जो P Q तथा R हैं का मान प्रयोगात्मक होता है, प्रयोग करके निकालेंगे और उसके जगह इन वैल्यूज को हम रख देंगे। अच्छा एक बात और बता दूं, हाँ क्या कभी, इसको 1 मिनट हटाते हैं, ठीक है? क्या P तथा Q तथा R का मान क्रमशः क्या है? A, B तथा C के बराबर भी हो सकता है, भी हो सकता है, किसी किसी केस में बराबर भी हो सकता है, अभी दिखाता हूं ना मैं करके, ठीक है? आई बात समझ में? तो ऐसे भी हो सकता है, पक्की बात।
चलिए, तो अब क्या करना है, मैं आपको इसका क्या कर देता हूं, इसका एक स्टेटमेंट दिखाता हूं एक लाइन का। इसको नोट कर लिया पहले आपने? चलो, इसको नोट कर लिया होगा ना। अब मैं आपको इसकी एक लाइन लिखा देता हूं, क्या कहना चाह रहा है, नियम क्या कहता है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए, तो अब बताओ क्या लिखा है मैंने, देखो यहां पर नियम क्या कह रहा है, वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर क्या लिखा है मैंने, यहां पर समझ में आ रहा है आपको? क्या प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। मतलब a प्लस 2b प्लस सी का प्रोडक्ट अगर p बन रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसका अभिक्रिया दर लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ठीक है, अभिक्रिया दर क्या हो जाएगी, तो वो कह रहा है कि अभिक्रिया दर कैसे निकालोगे, a b और c इनकी पावर क्या हो सकती है, p q r हो सकती है, p भी हो सकती है, q भी और r भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही सब हो, ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। कह रहा है ए की पावर पे, ए पे डिपेंड करता हो, बी पे, और सी हो सकता है आर पे, सी पे करता ही ना हो अभिक्रिया की दर। तो आप खाली क्या लिखोगे, रेट खाली इतना ही लिख के घर को आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे निकल पा रहा है, एक्सपेरिमेंटली निकल पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जनरल वैल्यूज रख दी है पी क्यू आर, जब प्रयोग करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसको भर लिया जाएगा। आपसे वो ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा, नोट कर लिया ना इसको, आपसे ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। चलो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना भाई, तो मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। जैसे क्या, एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। तो कह रहा है जो इसके लिए जो रेट होता है ना, अभिक्रिया दर जो होती है, क्या होती है पता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की, और इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई दिक्कत, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। 2NO प्लस O2, एक और देखो, 2NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, एक ये आइटम है। ठीक है, तो इसकी जो रेट होता है, इसका जो रेट होता है वो भी क्या होता है, के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। देखो ये तो फिट बैठ गया इसके ऊपर यार, ये भी फिट बैठ गया, ये भी फिट बैठ गया, गजब हो गया भाई। समझ में आ रही बात? अच्छा एक और दिखाता हूं मैं आपको, NO प्लस CO, ठीक है, NO2 प्लस CO2, सॉरी CO, तो यहां क्या बन जाता है, NO प्लस CO2 बन जाता है। ये एक रिएक्शन है। तो कह रहा है इसका जो रेट है, अब तुम्हें पता है इसका जो रेट है क्या है, रेट कांस्टेंट K तो आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 आएगा की पावर 1 और CO की पावर 0। मतलब CO2 पे इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। क्या कहते हो बताओ, कुछ बात समझ में आई क्या भाई? एक और रिएक्शन नोट कर लिया, एक और रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, CH3 CHO, इसे तो पहचानते हो ना तुम लोग, क्या है, एल्डिहाइड है ये, क्या है बच्चों, एसिटिल्डिहाइड। क्या बनता है, CH4 और प्लस CO। ठीक है, हाँ, कह रहा इसका जो रेट है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट K CH3 CHO की पावर 3/2 होता है शायद, कितना होता है, हाँ 3/2। देखो जी जरा, अब बताओ कैसा लगा इससे मिलके, ये तो अनोखा ही टाइप हो गया है ना। तो जैसा मैंने आपको समझाया, ये सारी चीजें क्या हैं बच्चों, प्रायोगिक हैं। आप किसी अभिक्रिया को देख के ऐसा नहीं बता सकते। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने को पूछेंगे, एक रिएक्शन दियो, कहेंगे इसका रेट लॉ लिखो, कहोगे सर हमें नहीं पता, हमें नहीं आता रेट लॉ लिखना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल चीज है भाई, मैं रिएक्शन को देख के कैसे लिख दूंगा, बोलो सही बात है। तो आप ऐसे इसको नहीं कर सकते जी। ठीक है, चलो क्लियर होगी ना बात? ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, उसके बाद आगे चलते हैं।